इस देश में जब भी आरक्षण का जिक्र होता है तो दो नामों के बिना यह शब्द मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। पहला नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, और दूसरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह का, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया। संविधान में आरक्षण की कहानी तो बेहद पुरानी है, लेकिन क्या आपको पता है कि वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने के बाद 27% का ओबीसी आरक्षण क्यों लागू करना पड़ा? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें दशकों से दफ्तरों में धूल खा रही मंडल कमीशन के सिफारिशों की फाइल को झाड़ पोंछ कर बाहर निकालना पड़ा? और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2 दिसंबर 1989 इतिहास की वो तारीख जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चंद्रशेखर और ताऊ देवीलाल की दावेदारी के बीच जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ राजनीतिक विरोधियों ने वीपी सिंह पर तंज कसा और बोले कि वीपी सिंह धोखे से प्रधानमंत्री बने हैं। तब एक इंटरव्यू के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, धोखे से बने हों चाहे धक्के से बने हों, चाहे अपने से बने हों या पब्लिक से बने हों, ये तो आप लोगों को एनालाइज करना है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन परिस्थितियों में अपने ही लोगों के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए, तभी यह तय हो गया कि ये सरकार तो 5 साल नहीं ही टिकेगी। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, जिन्हें उनके चाहने वाले ताऊ के नाम से संबोधित करते थे। ये वही चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये वही चौधरी देवीलाल थे जिनकी बगावत ने 27% ओबीसी आरक्षण की नींव भी रखी। असल में जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा की कुर्सी अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। जिस दिन चौधरी देवीलाल केंद्र में उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे। कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्हें विधानसभा का चुनाव जीतना। इसके लिए उन्होंने अपने पिता की परंपरागत सीट चुनी मेहम, जहां से चौधरी देवीलाल लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे थे। लेकिन वोटिंग के दिन 27 फरवरी 1990 को मेहम में इतनी हिंसा हो गई कि चुनाव ही रद्द हो गया। नए सिरे से चुनावी तारीख तय की गई 21 मई, लेकिन 16 मई को एक निर्दलीय उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या हो गई तो उपचुनाव फिर रद्द हो गया। लेकिन अब बात वीपी सिंह तक पहुंच गई, क्योंकि कटघरे में उनकी सरकार थी। उन्होंने चौधरी देवीलाल से कहा कि वो ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा देने के लिए राजी करें, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए राजी करें। केंद्र सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी भी चाहती थी कि ओम प्रकाश चौटाला इस्तीफा दें। चौधरी देवीलाल राजी नहीं थे, पर वीपी सिंह अड़े थे। आखिर में ओम प्रकाश चौटाला ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह के बीच अब एक दरार पड़ गई थी, क्योंकि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए थे बनारसी दास गुप्ता। हालांकि एक और सीट दरबार कलां से उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला जीत गए। 52 दिनों में ही चौधरी देवीलाल ने फिर से बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन इसकी वजह से वीपी सिंह चौधरी देवीलाल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। वो अकेले कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल के फैसले से और भी कुछ लोग नाराज थे। वीपी सिंह की कैबिनेट में शामिल अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और सत्यपाल मलिक ने इस्तीफा दे दिया ताकि दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भी चौधरी देवीलाल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन चौधरी देवीलाल अड़े रहे। अंत में वीपी सिंह ने खुद के इस्तीफे की पेशकश कर दी और फिर तो पूरी तस्वीर बदल गई। वीपी सिंह का इस्तीफा तो मंजूर नहीं हुआ, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को फिर से इस्तीफा देना पड़ा। अब एक्शन लेने की बारी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह को एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी का आशय यह था कि उनकी कैबिनेट में शामिल अरुण नेहरू का नाम भी बोफोर्स घोटाले में शामिल था, इसलिए प्रधानमंत्री अरुण नेहरू पर भी एक्शन ले। वीपी सिंह जब तक एक्शन लेते, पता चला कि वो चिट्ठी तो नकली थी। 29 जुलाई 1990 को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें चौधरी देवीलाल से चिट्ठी के बारे में सवाल हुआ और चौधरी देवीलाल के पास इस नकली चिट्ठी का कोई जवाब नहीं था। करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ कि अब चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का हक नहीं है।
वहीं इस मुद्दे पर चौधरी देवीलाल का कहना था, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं है, इसे मैंने अपने खून पसीने से खड़ा किया है। इस बयान के बाद अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए चौधरी देवीलाल अब अपनी नई रणनीति बना रहे थे और इसके तहत उन्होंने 9 अगस्त को एक रैली रखी दिल्ली के बोट क्लब में। इस रैली में चौधरी देवीलाल के साथ ही कांशीराम को भी आना था। वीपी सिंह को भी इस बात की जानकारी हो गई। उन्होंने 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई। बिना किसी प्रस्तावना के वीपी सिंह ने कहा कि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं। वो रिपोर्ट जिसका आदेश मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने किया था और जो करीब पिछले 1 दशक से धूल फांक रही थी। इसके तहत आरक्षण की सीमा को 49.5% तक बढ़ाया जाना था और इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण दिया जाना था। पूरी कैबिनेट चौंक गई। मधु दंडवते से लेकर शरद यादव और रामविलास पासवान सबने इसका समर्थन किया। वीपी सिंह ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस सवाल पूछती थी कि आप मंडल कब लागू करेंगे, और हमने कांग्रेस से कहा था कि साल भर के अंदर लागू करेंगे। ये सच है कि जनता दल के कई सांसदों ने मंडल लागू करने की बात मुझसे कही थी, लेकिन वो हमारा अपना फैसला था। 7 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद को बता दिया कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कर रहे हैं। 13 अगस्त 1990 को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। 2 दिन बाद देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला था। 15 अगस्त को परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह लाल किले पर पहुंचे और भाषण दिया। इस भाषण के केंद्र में था मंडल आयोग और उसके सिफारिशें। और यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक इतिहास रच दिया, वही इतिहास जिसके बाद आरक्षण विरोध में खूब हिंसा हुई। मंडल का जवाब कमंडल से दिया गया और अब एक बार फिर से जाति जनगणना और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की जो बात चल पड़ी है, उसने फिर से मंडल कमीशन की याद दिला दी है। और यही वजह है कि जब भी नए सिरे से आरक्षण के प्रावधान की बात आती है, उसे मंडल 2.0 का नाम दिया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे सियासत की एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए अनकट।